नमस्कार साथियों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन को बढ़िया तरीके से समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं फंक्शन से। तो सारी चीज़ों को हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो जो भी साथी एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और वो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैथ्स प्लस एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यदि हम फंक्शन को डिफाइन करना चाहें, सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है फंक्शन की, फंक्शन हम कहते किसको हैं। तो यदि हम फंक्शन को डिफाइन करना चाहें तो फंक्शन को हम लोग रिलेशन के थ्रू हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो रिलेशन के थ्रू किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कोई भी रिलेशन हमारा वो फंक्शन कहलाएगा यदि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल जाती है तो वो रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। इसका मतलब क्या है कि सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं, सारे रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं कह सकते हैं। केवल उन्हीं रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहेंगे जिनके डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो। ठीक है, ये छोटी सी डिफिनीशन है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो, लेकिन ये पूरे फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो उसको डिफाइन करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशन की यदि हम बात करें, देखिए हमने कहा कि फंक्शन है ना, यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि फंक्शन, हम लोग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो इसको समझना है। ठीक है, डेफिनेशन तो सारे लोग तैयार कर लेंगे, है ना, क्वेश्चन भी सब लोग कर लेंगे, लेकिन हमको उसके बारे में बोध होना चाहिए कि फंक्शन आखिरकार है क्या, है ना, हमें दिखना चाहिए कि फंक्शन है कि नहीं है। तो ये फंक्शन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। मैंने कहा इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे रिलेशन के थ्रू। ठीक है, एक वर्ड आया हमारा रिलेशन और दूसरा आया फंक्शन। अब रिलेशन की बात करें तो रिलेशन कहाँ से आता है, रिलेशन किसे कहते हैं, तो रिलेशन हमारा आ जाता है कहाँ से, कार्टिजन प्रोडक्ट से। ठीक है, इसे हम, ये हमारा कहाँ से आता है, ये हमारा आता है कार्टिजन प्रोडक्ट से। ये सभी लोग हम लोग, ये आप लोग को पता है ना। तो रिलेशन किसे कहते हैं, जो कार्टिजन प्रोडक्ट का ही जो सबसेट होगा, है ना, कार्टिजन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, और फिर रिलेशन में जो डोमेन होगा उसके प्रत्येक एलिमेंट की जिनमें यूनिक इमेज मिलेगी वही हमारे फंक्शन में पहुंचते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे कार्टिजन प्रोडक्ट की बात करें तो हमें दो सेट लेना पड़ेगा, आपको पता है। मान लीजिए हमने ए सेट लिया जिसमें एलिमेंट है 1, 2, हमने बी सेट लिया जिसमें कि एलिमेंट है कि कौन कौन से, मान लिया हमने लिया 3, 4, है ना। तो कार्टिजन प्रोडक्ट हमने निकाला ए क्रॉस बी। समझिएगा ध्यान से चीजों को। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल बनते हैं तो कहीं से भी कुछ भी आ जाते हैं ना, क्योंकि ये हमारा 10+2 का एग्जाम तो नहीं है कि जो भी बुक में क्वेश्चन है वही आ जाने। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जब नॉलेज होगी तभी इन क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम के कर पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, ए क्रॉस बी हम निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं इसको, हम लोग, आप लोग सभी जानते हैं कि ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा करते हैं, है ना। तो ऑर्डर पेयर के रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 1, 3, फिर आएगा 1, 4, फिर आएगा हमारा 2, 3, फिर आएगा हमारा 2, 4, ये, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कार्टिजन प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ तक बात सभी को समझ में आई। अब देखिए, यदि हम लोग डेफिनेशन की ही बात करें, है ना, कार्टिजन प्रोडक्ट की, तो आप लोग इसको सिंपल सा ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैसे कार्टिजन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी आपको निकालना है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर पेयर के रूप में आएंगे, एक्स कामा वाई के रूप में। जहां आपका x कहाँ से आ रहा होगा, x आपका आ रहा होगा सेट ए से, और y कहाँ से आ रहा होगा, सेट बी से, है ना। तो ये हम सिंपल सा इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं अपने कार्टिजन प्रोडक्ट को, है ना, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, ये हो गई बात कार्टिजन प्रोडक्ट की, है ना। अब यदि हम बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं इसको समझिए। रिलेशन हम लोग डिफाइन करेंगे, कोई रिलेशन होगा, ठीक है, ए टू बी में, है ना, कोई हमारा रिलेशन होगा ए टू बी में, तो इसको देखिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, रिलेशन ए टू बी। तो इसको भी डिफाइन करेंगे, लेकिन इसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे, आएंगी तो सारी चीजें यहीं पे, है ना, लेकिन यहाँ का जो हमारा कुछ ऐसे सारे एलिमेंट को हम रिलेशन में ही लेंगे। आ भी सकते हैं, सारे एलिमेंट भी आ सकते हैं, लेकिन जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है एक राशि पे, यानी कि रिलेशन में जो भी एलिमेंट आएंगे वो यहीं से आएंगे। ठीक है, यहीं से ही आपको रिलेशन यहाँ पर बनाना है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक रिलेशन यहाँ पर बनाया हुआ है। देखिए, जैसे हमने लिया एक रिलेशन, इसको यहाँ पर ऐसे कर दीजिए अलग।
ठीक है, हमने एक रिलेशन बनाया आर और इस पर एलिमेंट आ रहे हैं आपके एक्स कामा वाई, ठीक है। और ये किस तरीके के एलिमेंट आएंगे, ये जो ऑर्डर पेयर होगा ये आपके आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस, पहले यहाँ पर ये भी लिख लीजिए, एक्स आएगा आपका ए से और वाई आएगा आपका बी से, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 11। इस तरीके का हमने एक रिलेशन यहाँ पर बनाया। तो देखिए क्या सारे एलिमेंट आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा, जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी कि ए क्रॉस बी का। और सारे एलिमेंट भी आ सकते हैं, यहाँ पर मैंने इक्वल भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने एक रिलेशन बनाया है। तो अब देखिए इस पर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो ये जो रिलेशन होगा हमारा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करें तो ग्रेटर देन 11 आए, तो 3 3 9 1 10, तो ये तो नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ पर 1 4 चौक 16 है ना, ये 17, इस पर आ जाएगा 1 कामा 4, फिर आ जाएगा 2 कामा 3, फिर आ जाएगा हमारा 2 कामा 4, ये एलिमेंट इस पर आएंगे। तो ये हमारा बन गया रिलेशन। लेकिन क्या रिलेशन जो हमने बनाया है वो रिलेशन हमारा फंक्शन कहलाएगा, ये हमारा बिल्कुल भी ऐसा नहीं, हम इसको कह सकते कि जो भी रिलेशन होगा वो फंक्शन होगा, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपने रिलेशन निकाला, अब रिलेशन से हम जा रहे हैं फंक्शन की तरफ। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया ए टू बी में, तो ये फंक्शन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो इस पर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसको भी हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए एक्स कामा वाई, और जहां पर आपका एक्स आ रहा है कहां से, ए से, और वाई आ रहा है आपका सेट बी से। हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 18, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 18, हमने इस तरीके से एक फंक्शन डिफाइन किया है यहाँ पर। तो देखिए हमको वही एलिमेंट लेना है जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें, और जो डोमेन के एलिमेंट होंगे, यहाँ से जो डोमेन के एलिमेंट होंगे उनकी प्रत्येक की यूनिक इमेज मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 4 भी है, तो यूनिक इमेज तो यहाँ पर नहीं मिल रही है ना। जैसे हम बात करें इस तरीके से, देखिए ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा सेट बी हो गया। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये एक एलिमेंट है पहले वाले, तो आए 1 कामा 2, और यहाँ पर 4 3, यहाँ पर 2 एलिमेंट यहाँ पर भी है। 1 की इमेज 4 है, ये बना दिया, 2 की इमेज 3 है, ये बना दिया, 2 की इमेज 4 है। तो देखिए 2 की यहाँ पर यूनिक इमेज नहीं मिल रही है, 2 इमेज दिख रही है ना। तो यहाँ से हम इसको क्या कहेंगे, ये फंक्शन में नहीं आएगा हमारा, ठीक है। इसको हम फंक्शन नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर हमको यूनिक इमेज नहीं मिल रही है। तब देखिए हम उन्हीं को फंक्शन कहेंगे जो कि लेस देन होंगे किससे, 18 से। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 18, तो इसको देखिएगा यहाँ से रिलेशन से ही हमको निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन 18 ये आ जाएगा हमारा, है, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये आएगा हमारा 1 कामा 4, 18 से छोटा है। फिर बात करें 2 कामा 3 की, तो 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 4 13, ये भी आ जाएगा 2 कामा 3। और फिर हम बात करें इसकी, तो 2 दूनी 4 और प्लस 4 चौक 16, है ना। तो 16 4 कितना हो गया 20, तो ये तो 18 से ज़्यादा हो गया, तो इसको हम लोग नहीं रखेंगे। तो हमारे इसमें जो फंक्शन में जो एलिमेंट आएंगे वो केवल इतने ही आएंगे, ठीक है, 1 कामा 4 2 कामा 3। तो आपको बात समझ में आई होगी कि फंक्शन, रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ये किस तरीके से रिलेट हैं एक दूसरे से, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ऐसा हो सकता है कि कोई रिलेशन आपका फंक्शन कहला जाए, है ना। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिलेशन आपका फंक्शन कहला जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर रिलेशन फंक्शन हो, ठीक है। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि हर रिलेशन आपका फंक्शन होगा, लेकिन जो भी फंक्शन होगा, जो भी आपका फंक्शन होगा वो आपका रिलेशन जरूर होगा, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में ही इसलिए बताया आपको कि प्रत्येक रिलेशन को जिसके डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिलेगी वो फंक्शन होगा। तो फंक्शन तो आया है रिलेशन से, है ना। तो यदि फंक्शन है तो रिलेशन तो होगा ही वो, लेकिन यदि रिलेशन है तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन हो या ना हो, ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा ही कि ये रिलेशन तो था, है ना, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 की यूनिक इमेज नहीं मिल रही है, तो इस वजह से फंक्शन नहीं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, फंक्शन, रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट,
ठीक है, तो चलिए हम अब यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन भी लिख लेते हैं फंक्शन की। देखिए फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं, ए रिलेशन said to be a relation said to be function a relation said to be function if all elements of domain set contain या हैज लिख लीजिए, सेट हैज ए यूनिक इमेज इन बी, है ना, या कोडोमेन। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। यदि कोई रिलेशन ऐसा है जिसमें डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल रही है कोडोमेन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस रिलेशन को हम बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन के लिए जो सबसे पहले नंबर की बात आई वो क्या आई है कि नो एलिमेंट should be left in domain without image। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट डोमेन में आपको ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि वो उसकी कोई इमेज ही नहीं मिल रही। ठीक है, डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलना चाहिए। दूसरी हम क्या बात कह सकते हैं कि नो एलिमेंट कंटेन मोर देन वन इमेज। ठीक है, ये भी बात कह सकते हैं कि नो एलिमेंट कंटेन मोर देन वन इमेज। तो ये हमारी दो प्रॉपर्टीज हैं, इनको भी हमको याद रखना होगा कि किसी फंक्शन, किसी रिलेशन के, या ये कहें कि किसी फंक्शन के फंक्शन कहलाने के लिए, किसी रिलेशन के फंक्शन कहलाने के लिए, कोई भी रिलेशन होगा वो फंक्शन तभी कहलाएगा, सबसे पहली बात तो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज हो। ठीक है, तो यहाँ से हम दो रिजल्ट निकाल सकते हैं अपने कि जो डोमेन के एलिमेंट होंगे वहां पर कोई भी हमारा एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, जिसकी इमेज ना हो। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज ही मिलना चाहिए, एक से अधिक इमेज नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की, है ना। तो इसको भी देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन किस तरीके से हम लोग के जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग जानते हैं वैसे, है ना, 1 1 ऑन 2 मेनी 1 इनटू, इन सब की भी बात हम लोग कर लेते हैं। और जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी समझ लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेट लिया ए, ये हमारा ए सेट है, और ये हमने एक सेट लिया बी। तो यहाँ पर हमने एलिमेंट लिया A1 A2 A3, यहाँ पर हमने लिया B1 B2 B3 B4, ये हमने एलिमेंट लिया, है ना। तो यहाँ से देखिए, जैसे कि हम कहें कि A की इमेज हमको मिली B A1 की, A2 की मिल गई B3, A3 की मिल गई B1, तो ये हमारा फंक्शन तो कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिल रही है ना, तो फंक्शन तो हमारा कहलाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ये सेट होगा, ये पहले वाला डोमेन होता है और ये हमारा कोडोमेन होता है ना। तो अब देखिए, ये हमारा फंक्शन कहलाएगा सबसे पहली बात तो। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, जब हम लोग टाइप की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके के फंक्शन को हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। अब क्यों इसको वन वन फंक्शन बोलेंगे? क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो भी यहाँ पर डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट है, यहाँ पर भी प्रत्येक एलिमेंट से ही क्या कर रहा है, जुड़ रहा है ना। यानी कि A1 की इमेज क्या है, B2 है, A2 की इमेज क्या है, B3 है, A3 की इमेज B1 है ना। कोई भी ऐसा नहीं आपको मिल रहा है देखने को कि
जैसे कि हम बात करें यहाँ पर A1 A2 A3 है और यहाँ पर हमको इस तरीके से B1 B2 B3 दिया है। यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है कि A1 की इमेज B2 है, A2 की इमेज भी B2, ये चीज हमको नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी जो इमेज है वो यूनिक है, ठीक है। यहाँ पर भी इमेज क्या है, यूनिक है, यानी कि A1 की जो इमेज है वो क्या है, B2 है और A2 की भी इमेज क्या है, B2 है, ठीक है। इमेज यूनिक है, पर यहाँ पर हमको ये कंडीशन नहीं देखने को मिल रही है कि सेम इमेज है ना। यूनिक इमेज तो यूनिक है, A1 की भी एक ही इमेज है, A2 की भी एक ही इमेज है, लेकिन ये कंडीशन नहीं मिल रही है यहाँ पर देखने के लिए कि किसी की सेम इमेज है, सबकी अलग अलग इमेज आपको देखने को मिलेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर हमको कहीं पर सेम इमेज नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन सेम इमेज भी होती है, तो ऐसा नहीं है कि ये यूनिक नहीं, ये यूनिक है, क्योंकि यूनिक का मतलब क्या होता है, एक की इमेज एक ही मिल जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि A3 है जैसे, तो इसकी इमेज B1 भी मिल रही है और B3 भी मिल रही है, ऐसा मिलता है तो फिर हम इसको कहते हैं कि फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसको फिर हम फंक्शन नहीं बोलेंगे यदि इस तरीके से यूनिक इमेज नहीं मिलती है, लेकिन ये हमारी यूनिक इमेज ही कहलाती है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन तो हमको नहीं मिल रही है, तो जब ये वाली नहीं मिल रही है तो इसको हम बोलेंगे वन वन फंक्शन। अब बात करते हैं कि इनटू है कि ऑनटू है, तो इसको हम बोलेंगे कैसा, इनटू फंक्शन। क्यों इनटू बोलेंगे, क्योंकि जब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट आपका छूट जाएगा तो फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, इनटू फंक्शन बोल देते हैं, या हम इसको बोलते हैं नॉट ऑनटू, ठीक है। इसको या तो बोल दीजिए कि नॉट ऑनटू, या तो बोल दीजिए कि इनटू फंक्शन, ठीक है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। या इसी को हम बोलते हैं इंजेक्टिव, क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोल देते हैं ऐसे फंक्शन को। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए जैसे कि हम बात करें, एक दूसरा हमने सेट बनाया यहाँ पर, ये हमने बनाया इस तरीके से A1 A2 A3 A4, ठीक है। इधर पर भी हमने बनाया B1 B2 B3 B4। तो यहाँ से हमने मिलाया A1 को B2 से, इधर मिला दो, इधर मिला दो, इधर मिला दो, है ना। तो यहाँ पर ये सेट A है, ये सेट B है। तो यहाँ पर देखोगे कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल रही है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि हमारा क्या है, वन वन फंक्शन है, ठीक है, वन वन है। अब बात करेंगे इनटू है कि ऑनटू है, तो देखो कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटा है, कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये ऑनटू फंक्शन है ना। कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा है, इसका मतलब ऑनटू फंक्शन है। या आप ये कह सकते हैं कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की आपको प्री इमेज मिलना चाहिए, ठीक है। कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज मिलना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो हमारा ऑनटू फंक्शन। तो चाहे इस तरह कह दीजिए कि प्री इमेज मिलेगी तो भी सारे एलिमेंट यहाँ पर यूज होंगे, या ये कह दीजिए सीधे से यहाँ से देख लीजिए कि कोडोमेन में यदि सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है, हम इसे कहेंगे ये हमारा क्या है, ऑनटू फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है वन वन एंड ऑनटू, या इसी को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वन वन ऑनटू बाइजेक्टिव बोल देते हैं। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए जैसे कि हमने लिया इस तरीके से A1 A2 A3 A4, और यहाँ पर हमने लिया B1 B2 B3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा A1 की इमेज क्या हो गई, B1 हो गई, A2 की इमेज B3 हो गई, A3 की इमेज क्या हो गई, B2 हो गई, A4 की इमेज क्या हो गई, A4 की इमेज हो गई मान लीजिए B3 हो गई, है ना। तो ये A हो गया, ये B हो गया, है ना। लेकिन क्या ये फंक्शन है, सबसे पहले तो फंक्शन देखिए, फंक्शन के लिए मैंने क्या कहा था, प्रत्येक एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, यानी एक ही इमेज मिलनी चाहिए। तो A1 की इमेज क्या मिली आपको, B1, A2 की इमेज क्या मिली आपको, B3, A3 की इमेज क्या मिल गई आपको, B2, A4 की इमेज क्या मिल गई आपको, क्या, B3, है ना। तो सबकी सिंगल सिंगल इमेज है, यानी यूनिक इमेज आपको यहाँ से मिल रही है। तो फंक्शन तो हो गया हमारा, है ना। अब हमको देखना है कि कैसा फंक्शन है। तो देखिए वन वन है, वन वन के लिए क्या होता है कि एक से एक ही मिलना चाहिए, है ना। ये वाली कंडीशन नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर दो एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही है,
है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए सेम इमेज मिल रही है, A2 की भी B3 है, A4 की भी B3 है ना। तो जब यहाँ पर सेम इमेज मिल रही है तो ये हमारा 1 1 तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि 1 1 में क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट की एक इमेज अलग अलग सबकी इमेज मिलती है यहाँ पर हमको, है ना, कहीं पर कोई इमेज रिपीट नहीं होती। लेकिन यहाँ पर हमको A2 की भी B3 मिल रही है और A4 की भी B3 मिल रही है। तो ये हमारी इसको हम सीधे से कहेंगे कि हमारा 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है तो फिर क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं मेनी वन। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, मेनी वन बोलते हैं, यानी कि मेनी वन में जा रहे हैं, मेनी A2 A4 1 में जा रहे हैं, यानी B3 में ही जा रहे हैं, दोनों की इमेज क्या है, B3 में जा रही है। तो ये होता है मेनी वन। अब बात करेंगे कि ये ऑनटू है कि इनटू है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी एलिमेंट क्या कोडोमेन में बच रहा है, कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा है, तो सीधे से हम कहेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मेनी वन ऑनटू ये भी आपने देख लिया। अब जैसे यहाँ पर कोई हमारा एलिमेंट क्या होता, B4 हो जाता, है ना, यहाँ पर मान लीजिए कोई एलिमेंट B4 बच जाता, तो फिर हम इसी को क्या कहते हैं कि हमारा इनटू हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात थी। तो इस तरीके से आपने टाइप्स ऑफ फंक्शन देखा, क्या क्या देखा, 1 1 ऑनटू, मिनी वन, इनटू, ये चारों चीज मैंने आपको यहाँ से बताई हैं। और यहाँ से क्वेश्चन हमारे जरूर आते हैं एग्जाम में, चाहे आप LT ग्रेड लीजिए चाहे TGT PGT लीजिए, तो ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है इन सब चीजों से। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन से। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज और लिखवाता हूँ, जहाँ से आपके अब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जिनको अप्लाई करना पड़ेगा आपको क्वेश्चंस में। ये तो मतलब आपको समझने के लिए हो गई सारी चीजें, तो उनको भी देखते हैं कि क्या क्या हमको सीखना है। जैसे कि हम बात करें, यदि हम बात करें कि नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, है ना, नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए नंबर ऑफ, सबसे पहले हमको फंक्शन डिफाइन करने के लिए मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन सेट। ठीक है, डोमेन सेट में मान लीजिए आपके कितने एलिमेंट हैं, m एलिमेंट हैं। ठीक है, फिर मान लीजिए कोडोमेन में कितने एलिमेंट हैं, कोडोमेन में आपके n एलिमेंट हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोडोमेन में कितने हैं, n एलिमेंट हैं। तो फिर हम यदि बात करें कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, इसको हम लिखते हैं n टू दी पावर m। ठीक है, तो ये हम इसको इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइन करते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बताया है, रेंज की बात मैंने नहीं की है ना, तो रेंज भी समझ लीजिए, रेंज क्या होता है। जैसे जैसे यहाँ पर बात करें जो कोडोमेन में जो एलिमेंट होते हैं, और जैसे यहाँ पर देखिए, है ना, कोडोमेन में कौन कौन से एलिमेंट हैं, इसको कोडोमेन की बात कर रहे हैं, तो कोडोमेन में आपके एलिमेंट हैं B1 B2 B3 B4, है ना, इसको ही मान लीजिए कि B4 भी है। लेकिन हम यदि बात करें कि रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो रेंज में केवल वही एलिमेंट आएंगे जो कि यहाँ के डोमेन के एलिमेंट की इमेज होंगे। ठीक है, इमेज वाले एलिमेंट को ही हम लोग रेंज कह देते हैं। तो इमेज में कौन कौन से बन रहे हैं, B1 B2 B3, B1 B2 B3, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इसकी रेंज हो जाएगी। लेकिन कोडोमेन के एलिमेंट क्या होंगे, ये वाले होंगे सारे के सारे, रेंज इन्हीं से निकल करके, कोडोमेन के एलिमेंट से ही निकल करके आती है। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि जो रेंज होती है तो क्या होती है, सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन की। ठीक है, अब देखिए जैसे कि कोई आपका जो फंक्शन है, वो आपका क्या है, ऑनटू फंक्शन, या ऐसा करिए, समझिए कि 1 1 ऑनटू है आपका, है ना, ऐसा कह लीजिए कि 1 1 ऑनटू है, 1 1 ऑनटू कोई फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है 1 1 ऑनटू। तो 1 1 ऑनटू जब भी कोई फंक्शन होगा तो उस पर जो डोमेन में एलिमेंट होंगे और जो कोडोमेन में एलिमेंट होंगे, दोनों के एलिमेंट के नंबर सेम होंगे। नंबर सेम होने का मतलब क्या, कि यदि यहाँ पर 4 एलिमेंट है तो यहाँ पर भी 4 एलिमेंट ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 1 1 होने के लिए क्या होता है कि एक एलिमेंट, डोमेन के एक एलिमेंट से एक ही यहाँ पर इमेज मिलेगी, और सारी इमेजें अलग अलग होती हैं, है ना, तो जितने नंबर इधर होंगे उतनी ही इमेजें इधर होंगी, है ना। तो ये होता है हमारा 1 1 ऑनटू फंक्शन। तो जब भी ऐसी चीज मिलेगी आपको, तो जो रेंज होती है
वो क्या हो जाती है, कोडोमेन की ही इक्वल हो जाती है ना, कोडोमेन की ही इक्वल हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखें, ये हमारी क्या है, जो कोडोमेन है वही हमारी रेंज है ना, क्योंकि सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होंगे। तो ये भी आप लोग को बात ध्यान रखना है, कहीं ये सारी चीजें ऐसी होती है कि कहीं से भी कुछ चीज निकल करके आ सकती है ना। तो ये सारी चीजों को बिल्कुल अच्छी तरीके से सीखना है कि कहीं पर कोई क्वेश्चन निकल करके आए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस चीज की बात की जा रही है, रटने वाला काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताया। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ फंक्शन, हम बात कर रहे थे क्या होता है, n टू दी पावर m होता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, ठीक है, यदि हम बात करें नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होगा, इसको हम लोग लिखते हैं npm, npm लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m होना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा नहीं है, m ग्रेटर हो जाता है n से, ठीक है, तो फिर क्या होता है, जीरो ना। यदि ऐसा नहीं है, अदरवाइज ये लिख लीजिए, फिर जीरो हो जाता है वन वन फंक्शन। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, इससे हमारे न्यूमेरिकल आते हैं। तो आई होप यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इन्हीं सब चीजों को सीखना है, इसी तरीके की चीजें हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब देखिए, यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए हमारा कोई सेट है, ए सेट है, इस पर हमने एलिमेंट लिया ए बी सी डी, ठीक है, ये एलिमेंट हमने लिया। और दूसरा हमारा जो सेट है कोडोमेन वाला, उसमें मान लीजिए हमने लिया 1, 2, है ना। और यहाँ पर आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन कितने होंगे। अब हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑनटू फंक्शन पूछा है, या आपसे पूछ लिया नंबर ऑफ सर्जेक्शन कितने होंगे, कुछ भी पूछ सकता है, एक ही बात है भाई। ठीक है, तो ये दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं। तो अब देखिए, ऑनटू फंक्शन पूछा है आपसे, है ना, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ये कैसे निकालोगे आप। सबसे पहला तो काम हम ये करें कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकाल लें। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकाल लें और उनमें से इनटू वाले घटा दें, तो ऑनटू वाले जो भी होंगे वो निकल करके आ जाएंगे। ये काम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अभी इसकी हम लोग फार्मूला की भी बात करेंगे कि कैसे क्या होता है। तो देखिए, अभी यहाँ पर छोटी सी चीज है, तो इसको हम लोग अपना ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे कितने एलिमेंट है डोमेन में, ए बी सी डी एलिमेंट है। को डोमेन की बात करें तो कितने एलिमेंट है, 1, 2, दो एलिमेंट है। हमको क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है हमारा n की पावर m। डोमेन सेट में होते हैं m, डोमेन पहला वाला सेट होता है ना। डोमेन हमारा कैसा सेट होता है, ये पहला वाला सेट होता है डोमेन, इसी को तो डोमेन बोलते हैं, इसको हम को डोमेन बोलते हैं। तो पहले क्या आता है, m आता है ना, जो भी हमारे अल्फाबेट है m आएगा, फिर इसके बाद n आता है, तो ये m हो गया, ये n हो गया। तो हम क्या लिखते हैं, n की पावर m। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कोडोमेन की एलिमेंट लिखेंगे, यानी कि टोटल नंबर यदि निकालना चाहे फंक्शन की, 2 की पावर कितनी, 4, यानी कि 16 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। अब हमको इसमें वो माइनस करना है जो इनटू वाले हैं, है ना, तभी हमारे ऑनटू वाले बच जाएंगे। तो देखिए, इनटू के लिए हमको क्या करना होगा, मैं यहाँ पर बनाया था इनटू के लिए, मैं ये बता रहा था कि एक एलिमेंट यहाँ पर छूटना चाहिए आपका, है ना, एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, छूटना चाहिए, तभी आप उसको क्या कहेंगे, इनटू कहेंगे। यदि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा, सबकी इमेज मिल जाएगी, तो फिर क्या होगा, फिर वो अनटू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 1 है, सी की इमेज 1 है, डी की इमेज 1 है। एक तो काम हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, एक हमारा अनटू, सॉरी, ये हमारा एक इनटू फंक्शन बना यहाँ से, है ना, ये हमारे इनटू ही तो होगा, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट छूट गया कोडोमेन का। तो एक तो केस ये हो गया। दूसरा यदि बात करें ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पर क्या है 1, 2, इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ए की भी इमेज 2 है, बी की 2 है, सी की 2 है, डी की भी 2, 1 छूट गया इस बार, ये भी इनटू है ना। तो कितने आपने छोड़ दिए, इनटू फंक्शन कितने बन गए, दो ही इनटू फंक्शन बन सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये छोटा सा था, तो हम यदि ऑनटू फंक्शन निकालना चाहें कि कितने ऑनटू फंक्शन बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन यानी 16 में से ये दो इनटू वाले घटा देंगे, तो ऑनटू फंक्शन निकल आएंगे, कितने होंगे, 14।
है ना। तो यहाँ से हम लोग सीधे इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें अपने फार्मूला की, तो फार्मूला भी आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर फार्मूला लिखवा देता हूँ, ठीक है। देखिए यदि हम बात करें फार्मूला की, तो फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन। तो देखिए हम लोग इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन को सिग्मा आर इजकल टू 1 to n, हम लोग कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे, और -1 की पावर क्या लिखेंगे, n माइनस आर लिखते हैं, -1 की पावर n माइनस आर, फिर लिखेंगे NCR, ठीक है। फिर होता है हमारा इंटू r टू द पावर m। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन। डायरेक्ट हम लोग यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे अब ये छोटा सा था, है ना, 2 ही एलिमेंट थे कोडोमेन में, तो हम देख सकते थे कि 2 ही केस बन सकते हैं इंटू वाले, तो 2 केस बन सकते हैं, तो इंटू वाले घटा दिए थे तो ऑनटू आ गए थे, है ना। लेकिन जैसे कि मान लीजिए हमारे ज्यादा एलिमेंट आ जाते हैं, तो फिर कैसे चेक करेंगे, तो फिर हम सीधे इस फार्मूला से चेक कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताता हूँ इसी बेस पर, है ना। तो यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग अपना लिख लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन फाइंड करना है, क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन फाइंड करना है हमको, या हम इसी को कहें कि सरजेक्शन, है ना, सरजेक्शन। मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, सरजेक्शन ऑनटू फंक्शन फाइंड करना है, या सरजेक्शन या सरजेक्टिव, ऐसा लिख लीजिए, सरजेक्टिव, है ना। जैसे बाइजेक्टिव इंजेक्टिव मैंने बताया था, तो सरजेक्टिव लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। सरजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। यदि आपको दिया है कि ए की जो कार्डिनलिटी है वो 6 है ना, ए टू बी, इफ कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं, 6 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं, 3, ऐसा दिया है ना। जो बी हमारा कोडोमेन वाला एलिमेंट सेट था, उसमें 3 एलिमेंट इस बार दे दिए, पिछले वाले में 2 दिए थे, इस बार 3 दिए हैं। तो आपसे पूछा है कितने ऑनटू फंक्शन बनेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा, है ना, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। 2 की पावर 6 माइनस 2, बी नंबर ऑप्शन दिया है 3 की पावर 6 माइनस 3, सी नंबर ऑप्शन दिया हमारा 340, और डी नंबर दिया हमारा 540, है ना, 540। हाँ, तो ये ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए हमको फार्मूला कौन सा लगाना है, ऑनटू फंक्शन से यदि इस फार्मूले का प्रयोग करना, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम लोग करते हैं, तो इसको समझ लेते हैं। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, तो जो ए सेट की जो कार्डिनलिटी कितनी है, 6 है, यानी कि 6 एलिमेंट है। ए वाला पहले वाला सेट होता है हमारा, तो पहले वाले सेट को हम क्या कहते हैं, एम से डिनोट करते हैं जो भी एलिमेंट होते हैं, है ना। तो एम हमारा कितना हो गया, एम हो गया हमारा 6, और एन हमारा कितना हो गया, बाद वाला एलिमेंट, एम के बाद एन, तो बाद वाला सेट 3 हो गया, है ना। ये हो गए हमारे एम और एन आ गए। लेकिन फार्मूला हमारा क्या होता है, सिग्मा, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ इसी तरीके से, सिग्मा आर इक्वल टू 1 से चलेंगे हम कहाँ तक, एन तक, एन कितना है, 3 है, ठीक है। फिर -1 की पावर कितना, एन माइनस आर, तो ऐसे ही लिख लो, एन माइनस आर। फिर या एन की जगह लिखना चाहो तो 3 लिख लो, है ना, एन की जगह तो 3 लिख सकते हैं। फिर 3CR, यहाँ पर 3CR लिख लो, इंटू आर की पावर कितना, एम कितना है, 6। ये काम करना है हमको। सिग्मा का मतलब तो आप समझते ही हैं, है ना। सिग्मा का मतलब क्या होता है, मतलब ऐड करते जाना है ना। आर इक्वल टू 1 के लिए पहले ऐड करेंगे, तो देखो आर की जगह 1 लेना है, पहले 3 तक जाना है, तो 1 लोगे तो यहाँ पर -1 की पावर, -1 की पावर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, है ना, यानी 2 हो जाएगा, तो -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ पर क्या आएगा, 3C1, आर की जगह 1 लिया है तो यहाँ पर आ गया हमारा 3C1, और आर की जगह 1 लिया है तो 1 की पावर 6 1 ही हो गया, प्लस लगा दो, सिग्मा लगा है क्योंकि। फिर आर इसका 2 लेंगे, यहाँ पर यदि 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 में 2 गए, 1 आ गया, तो -1 की पावर 1, यानी कि माइनस आ जाएगा यहाँ पर, है ना। चलो माइनस लिख लेते हैं, -1। फिर यहाँ पर 3C2 लिखना पड़ेगा, 3C2 लिखना पड़ेगा।
फिर यहाँ 2 है, 2 की पावर 6 लिखना पड़ेगा, 2 की पावर 6 लिख लो, फिर प्लस लगा लो। फिर यहाँ पर हमको 2 हो गया, 3 आएगा, तो 3 में 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0, -1 की पावर 0 हो गया, तो ये तो 1 ही हो गया। फिर यहाँ क्या लिखना है, 3c3, ये हो गया हमारा 3c3। फिर यहाँ पर 3 की पावर कितना, 6, 3 की पावर 6, ये आ गया हमारा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको निकाला। यहाँ से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 3, है ना, 3c1 माइनस, है ना, ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये वाला तो ये प्लस हट गया, माइनस लिख दिया हमने। 3c2 दिया है यहाँ पर, 3c2, तो इसको भी हम 3 लिख सकते हैं, इंटू 2 की पावर कितना है, 6 है, प्लस 3c3, 3 की पावर 6 है, तो ये 3 की पावर 6 आ गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। यदि 3 सभी से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 की पावर 6 और प्लस 3 की पावर 5, ये आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करोगे, क्या आंसर आएगा, इसको आंसर आएगा आपका 540। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, इसको मल्टीप्लाई जो पावर वगैरह निकाल करके 540 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये फार्मूले का यूज करना मैंने आपको बताया है कि यदि कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ अनटू फंक्शन, है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इन चीजों को अप्लाई करना है। और ऐसे क्वेश्चन आप लोग भी जानते हैं कि एग्जाम में आते जरूर है ना, तो जब आएंगे तो फिर इनको अप्लाई करोगे। तो अभी ये तो एक ही क्लास है ना, बहुत सारी चीजें अभी सीखना है हमको, एक क्लास में सारी चीजें तो नहीं हो सकती, लेकिन जितना हो सकता है मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये बात समझ में आ गई सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक हमारा जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आया, मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आपको बता रहा हूँ, है ना। जैसे चेक करना हो आपको कि ये 1 1 है कि ऑन2 है ना, जैसे चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, जैसे कि आपको एक फंक्शन दिया है, वो दिया है आपको रियल से रियल में ही दिया है, ठीक है, और ये दिया है आपको fx इजकल टू ये दिया है 4x 4 प्लस 3x, ऐसा दिया है। अब ये आपका 1 1 है, 1 1 ऑन2, है ना, ये देखना। तो देखो 1 1 के लिए हम लोग जो सबसे पहले काम किया करते थे क्लास 12 में, है ना, क्या निकालते थे, fx1 इजकल टू fx2 करके देखते थे, फिर हमको लास्ट में क्या मिलना चाहिए, x1 इजकल टू x2 मिल जाता था, तो हम बोलते थे 1 1 है ना। तो देखिए, यदि हम यहाँ पर रखेंगे fx1 इज इक्वल टू क्या, fx2, तो यहाँ पर देखो क्या मिलेगा हमको, 4 प्लस 3x1 इजिकल टू 4 प्लस 3x2, यहाँ पर एक बार x1 रखा तो 3x1, एक बार x2 रखा 3x2, यहाँ से 4 से 4 तो कट गया, और 3 से 3 भी हमारा हट जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, x1 इजिकल टू x2। तो ये कंडीशन हमको मिलना चाहिए, x1 इजिकल टू x2, तो ये मिल गई, तो हम यहाँ से क्या कहते हैं कि हमारा 1 1 हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब एक तो मेथड ये हो गया कि हमारा ये 1 1 होगा, लेकिन यदि आपको ये पता चल जाता है कि कोई फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम 1 1 फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि जैसे कि कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा कि जैसे कोई भी आप यहाँ पर आपका ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इस तरीके से, है ना, तो कोई भी आप लोग यहाँ पर x के कोई भी x लोगे, है ना, तो हर x के लिए आपको एक अलग y ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो हर जगह आपको एक अलग y मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 1 बोलेंगे, क्योंकि एक के लिए एक इमेज आपको जरूर मिलेगी जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब पढ़ेंगे तो वहां पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर मैंने थोड़ा संक्षेप में बताया है। लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप चेक कैसे करेंगे कि कौन सा फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है, आप लोग यहाँ पर f डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का। तो जब डेरिवेटिव निकालेंगे, यदि आपको ये डेरिवेटिव पॉजिटिव साइन दे देता है, ठीक है, पॉजिटिव साइन आता है, तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। यदि इसका डेरिवेटिव क्या देता है, निगेटिव साइन देता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिखना चाहें तो एफ डैश एक्स हम बात कर रहे हैं, एफ डैश एक्स। तो यदि निगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग है, यदि इंक्रीजिंग पॉजिटिव आएगा इसका साइन, है ना, एफ डैश एक्स का, तो फिर क्या होगा, इंक्रीजिंग है।
तो इस तरीके से हम लोग इसको चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर भी देखना चाहे ना आप लोग, जैसे हम कहें कि एफ डेरिवेटिव एक्स हमको निकालना है ना, तो एफ डेरिवेटिव एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारा 4 है ना, ये 4 का तो 0 हो गया ना, ये हो गया हमारा 0, ठीक है, ये हो गया हमारा 0, 3x का आ गया 3। तो यहाँ पर देखो जो 3 आया है ये तो पॉजिटिव ही है ना, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव ही है 3, निगेटिव तो साइन आया नहीं कि निगेटिव साइन आया है, या यहाँ पर कोई x आ गया है तो हमारा ये डिपेंड हो गया है x पर, है ना, तो ऐसा तो कुछ आया नहीं, हमारा 3 आया है जो कि क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, तो सीधे से भी हम कह सकते थे ये हमारा 1 1 होगा, ठीक है। तो ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे कि हम बात करें, एक फंक्शन हम लोग लेते हैं इस तरीके से, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, समझिएगा चीजों को ना, जैसे कि हमने एक यहाँ पर फंक्शन लिया है f(x) हमने ले लिया x², हमने ऐसा कोई फंक्शन ले लिया, r से r में लिया है लेकिन x² हमने लिया है, तो जब x² लिया है तो ये हमारा कैसा फंक्शन है, ये हमारा 1 1 है कि नहीं है, तो 1 1 2 यदि हमको देखना है तो सीधे से आप यहाँ से ऐसा कर सकते थे, x1 x2 मिलना चाहिए, है ना, यदि हम क्या कर रहे हैं, f(x1) f(x2) कर रहे हैं, हमको क्या मिलना चाहिए, x1 x2 ये मिलना चाहिए, है ना। तो मान लीजिए हमने x1 x2 हम कोई वैल्यू ले लेते हैं रियल नंबर से, है ना, हमने कोई वैल्यू ली, तो x1 हमने लिया 1, x1 हमने लिया 1, तो जब 1 लोगे तो यहाँ पर क्या रखोगे 1, तो 1 की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यदि हमने क्या लिया x2 हमने -1 लिया तो हमको क्या मिलना चाहिए, यदि हमने x2 सेम नहीं लिया है, अलग लिया, -1 लिया है, तो यहाँ पर -1 रखोगे तो भी हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, यानी कि ये हमने दोनों अलग अलग लिया है ना, सेम नहीं लिया है। ये जब दोनों सेम होंगे, या ये कहें दोनों फंक्शन हमारे इक्वल होंगे x1 x2 पर, तो x1 x2 भी इक्वल होंगे, लेकिन हमने x1 x2 यहाँ पर इक्वल नहीं लिया है, एक 1 लिया है, एक में -1 लिया है, लेकिन जो फंक्शन है हमारा वो सेम आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन तो हमारी ट्रू नहीं हो रही है ना। यहाँ से हम डायरेक्ट देख सकते हैं, क्यों हम इधर उधर जाएंगे, यदि इस तरीके से भी देखना है तो ऐसा देख सकते हो, यदि हम ऐसा करेंगे x1² x2², है ना, तो यदि हम x1 निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, +- x2 मिल जाएगा, +- x2 मिल जाएगा, तो x1 x2 और x1 -x2, है ना, तो हमारी जो कंडीशन है वो कहाँ ट्रू हो रही है, तो वो कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो रही है, x1 x2 हमको मिलना चाहिए, तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं, या x² का यदि आप ग्राफ बना करके देखना चाहें, है ना, चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, y = x², ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मान लीजिए पैराबोला है ना, तो यदि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी देखना चाहें, है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से, तो ये पैराबोला क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, सबसे पहली बात तो ये बताइए कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, r से r में कहा है, यानी कि r में ये हमारा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो आप देखोगे कि ये हमारा, यदि यहाँ से हम बात करें तो यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक तो हमारा डिक्रीज कर रहा है ना, फिर यहाँ से हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, यदि ऐसा दे देता कि इस पॉइंट से 0 तक हमारा कैसा है, तो आप सीधे कहते हैं कि हमारा डिक्रीजिंग है ना, और यहाँ 0 से इधर इनफाइनाइट तक क्या है, तो इसको आप ये कहते हैं कि इसको, या कोई पॉइंट देता तो ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है ना, लेकिन जब r दे दिया है तो डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं कि ये ना तो इंक्रीजिंग है, ना इधर इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, ठीक है, तो यहाँ से भी आप सीधे कह सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से हम लोग चीजों को 1 1 and 2 देखते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने कहा कि नेचुरल नंबर ले लो, है ना, रियल नंबर की जगह नेचुरल नंबर ले लो, फंक्शन वही है लेकिन हमने क्या ले लिया, नेचुरल नंबर ले लिया, तो जब नेचुरल नंबर ले लोगे तो उस पर आप यहाँ पर -1 तो रखोगे ही नहीं, है ना, क्योंकि जो हमको नंबर रखने हैं वो कहाँ से रखेंगे, वो हम कहाँ से रखेंगे, नेचुरल नंबर से रखेंगे, तो नेचुरल नंबर में निगेटिव नंबर तो आने नहीं, जब निगेटिव नंबर नहीं आएंगे तो ये फंक्शन हमारा जो यहाँ पर क्या रहता है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है ना, यहाँ पर हम क्या कह रहे थे कि 1 1 फंक्शन नहीं है, भाई कहाँ आ रहा है 1 1 फंक्शन, ये हमको कंडीशन मिलनी चाहिए ना, तो वो कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो 1 1 नहीं था, लेकिन जब हमने n ले लिया तो ये हमारा 1 1 फंक्शन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये काम तो यही करोगे आप, है ना, ये काम यही करोगे और यही चीज निकालोगे, लेकिन x1 = -x2, तो ये तो हमारा माइनस वाले नंबर तो नेचुरल नंबर में होते ही नहीं, तो यहाँ से नेचुरल नंबर नहीं होते तो इसको तो काट ही देना है हमको,
ये हमारी केवल एक ही कंडीशन बचेगी, x1 इक्वल टू x2, जो कि हमारी 1 1 की कंडीशन है ना। तो जब नेचुरल नंबर ले लेंगे तो यही हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, लेकिन यदि हम बात करें रियल लेंगे तो फिर ये हमारा 1 1 फंक्शन नहीं होगा, है ना। तो बात समझ में आई होगी, आई होप, है ना। तो इस तरीके से चीजें होती हैं हमारी फंक्शन की। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से धीरे धीरे चीजों को हम लोग सीखेंगे, है ना। और भी क्लासें आएंगी तो उस पर भी हम लोग सीखेंगे। और यदि आप लोग हमारे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मैथ्स प्लस अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।